और भगवान नारायण की छाती पर उन्होंने पैर रख दिया। तो हम उनकी कुंडली बना रहे होते, उससे पहले वो कहते पंडित जी नहीं, हमारा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। कि लोगों को पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए या नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए? अगर आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो उस लेयर को कोई क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। 10 लाख से अगर राजा बनता तो भाई मैं भी बन जाता। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज बियॉन्ड बाउंड्रीज में जो हम बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी का इंटरेस्ट हमेशा रहता है। भारत की जो वैश्विक पहचान है, उनमें जो कुछ खास चीज़ें हैं, उनमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोग भारत को एस्ट्रोलॉजी के लिए भी जानते हैं। तो आज हमारे पास हमारे एक विशेष जो मेहमान हैं, सूरज जी, जो कि पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। और उनकी खास बात यह है कि वो बीटेक हैं। तो बीटेक होने के बाद उनका क्या मतलब उनकी लाइफ में उन्होंने देखा कि वो इस क्षेत्र में आए और उन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस क्षेत्र में कि दिल्ली एनसीआर में उनका अपना एक नाम है। तो हम स्वागत करते हैं सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं कि आपने पढ़ाई करने के बाद या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका रुझान एस्ट्रोलॉजी में कैसे हुआ? देखो, एकदम रुझान नहीं हुआ मेरा एस्ट्रोलॉजी में। बाय बर्थ मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई लाइफ में जो चेंज आते हैं वो कैसे आते हैं। बट ठीक है कि फैमिली में कोई अलाउ नहीं करता था, घर वालों ने बीटेक भी करा दी। अब बीटेक के बाद मेरी जॉब भी लगी, मैंने जूनियर इंजीनियर की ट्रेनिंग भी ली। वो ट्रेनिंग के दौरान मेरा मन वहाँ से बिल्कुल हट गया। ऐसे कोई फ्रेंड मिला, उसने मुझे कहा कि भाई चलो एक फ्रेंड के पास चलते हैं। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई आप तो जिस लाइन में जा रहे हो वो लाइन ही नहीं है आपके लिए, एस्ट्रोलॉजर बनो आप तो। अब मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार बीटेक वाले बंदे को एस्ट्रोलॉजी कराएंगे तो क्या होगा। फिर मैंने उनसे थोड़ी सी नॉलेज लेना स्टार्ट करा और वो जैसे जैसे मैं नॉलेज लेता गया मुझे खुद नहीं पता चला मैं कब एस्ट्रोलॉजी सीख गया। तो आप मुझे बताएं कि जो आज की जिस तरह की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है और जिस तरह से लोग बिल्कुल दौड़ रहे हैं, इस रैट रेस में भी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? देखो, एस्ट्रोलॉजी का हमारे पल पल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना बिलीव करते हो। जिस तरह से हमारे ऑरा मंडल में ग्रह वर्क करते हैं उसी तरह से वो सारे के सारे हर जीव जंतु पे वर्क करते हैं, जैसे हम साइंस के अकॉर्डिंग भी जानते हैं। अगर हम इसको अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है तो कोई समय वेस्ट करना नहीं चाहेगा। जैसे गूगल मैप लेते हो आप, पहले भी हम उस जगह पर जाते थे, आज भी हम जाते हैं। सिर्फ आज ये कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम सीधा हमें बल्कि जर्नी से पहले पता चल जाता है कि हम कब पहुंचेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी हमारी लाइफ में वही है कि आपके भविष्य में क्या चेंज आएगा, कब होगा, वो आपको एग्जैक्ट बता देगी। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन का खेल है कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेंट ले रहे हो कि भाई उसकी कैलकुलेशन कितनी परफेक्ट है। तो जैसे वैदिक हमारी एस्ट्रोलॉजी थी जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत डीप इसमें एस्ट्रोलॉजी की जाती थी, पर आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन 2 मोड्स पे हो गई है। लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को प्रेफर करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का। पर आपको लगता है कि ये 1-on-1 कनेक्शन होना चाहिए या ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही काम करती है हमारी लाइफ में, जैसे हम ज्योतिषाचार्य से या किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं? देखो, देखा जाए तो ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क इतना ही है, सिर्फ आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होने का रोल है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है और आपको अगर हल्की भी नॉलेज है तो आप ऑनलाइन में भी उस पावर को ले सकते हो। अगर आप एकदम ब्लैंक हो तो आपको पहले उसको समझना होगा, जब समझोगे तभी आप उसको कर पाओगे। उसके लिए ऑफलाइन जाना होगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन हम चीज़ों को फील तो कर सकते हैं लेकिन उनको पर्टिकुलर लाइफ के अंदर ला नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें रुकावट लाएंगे। और कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट करता है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में जाना है तो डेप्थ में जाना चाहिए। डेप्थ के लिए आपको उसके अंदर पूरा का पूरा रमना होगा। ऑनलाइन अगर आप अपने आप को फील करते हो कि हाँ मैं इसमें जा सकता हूँ उसी तरह से, तो ऑनलाइन भी सीख सकते हो। जैसे हमारी क्लासेस चलती है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन में मोड में शिफ्ट हो गई। अब कुछ एडवांस कोर्स भी आ गए हैं जिनमें डेप्थ नहीं है लेकिन आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हो, तो ऑनलाइन में हो जाती है। हाँ, मैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाली थी कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फ रीडिंग करने लग गए हैं, अपने बारे में, अपना भविष्य खुद जानने के बारे में बातचीत करते हैं। मुझे तो खुद ग्रहों का पता है, और वो थोड़ा सा नॉलेज इधर उधर से ले लेते हैं, फिर बाकियों को भी बताने लग जाते हैं। पर देखो, वो आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए हमेशा कष्टकारी होता है। आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अच्छी रीडिंग निकली तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव निकली तो आप उसको नेगेटिव में ही ले जाओगे। और हर नेगेटिव के पीछे भी पॉजिटिव होता है, वो आपको एक एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सकता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो गाइड तो यही है कि आप समझो तो समझने वाली बात है, बट आप रीडिंग पर्सनल अपने लिए ना करो तो अच्छा है।
जब तक आप किसी अच्छे संपर्क में ना हो। तो जब लोग जैसे पर्सनल रीडिंग करते हैं, आपने कहा हर नेगेटिव के पीछे एक पॉजिटिव होता है जो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, गाइड कर सकता है। तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला होता है, कई बार हम पूछते हैं कि ये आपके जीवन में आने वाला है, इसके लिए ये उपाय करो, ऐसा करो, है ना, ये सब। तो आपको लगता है कि इस तरह से एस्ट्रोलॉजी से हम अपने फ्यूचर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, या सिर्फ लोग इसीलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या ठीक है या क्या गलत है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चेंजिंग का ऐसा है कि चेंजिंग हर चीज़ की आती है, डिपेंड करता है कि आपने अपने फ्यूचर में देखा क्या। अब जैसे कोई घटना देख लिया आपने, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, आपने सेल्फ रीडिंग करी कि भविष्य में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर देगा इस पॉइंट पर कि आपका यहाँ पे खतरा है, तो आप अपने आप को सेल्फ सेव करके चलो। तो वो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसमें आपको कोई खतरा नहीं होगा कि छोटा सा एक्सीडेंट होकर भी वो टल जाएगा, क्योंकि होनी तो अटल है, उसे वो टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी रुकावट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी बनी है। जैसे सर्दी आती है, हम ब्लैंकेट पहन लेते हैं, अभी जैसे हमने ब्लेजर पहना हुआ है, तो सर्दी खत्म नहीं हो रही, लेकिन उससे बचाव हो रहा है हमारा। सर्दी अपने समय पर चली जाएगी, तो जो समय हमारे जीवन में कष्ट का, वो कष्ट तो आएगा, लेकिन वो क्षण भर का कष्ट रह जाएगा अगर हम एस्ट्रोलॉजी से उपाय कर रहे हैं उसके हिसाब से। पर मेरे मन में ये शुरू से रहा है इसके बारे में पूछने का कि क्या एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास पैदा करती है, लोगों को ज़्यादा अंधविश्वासी बनाती है? मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास पैदा नहीं करती, आपके अपनी सोच के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। आप उसमें अंधविश्वास को ले जाओ तो अलग बात है। एस्ट्रोलॉजी कहती है, और वो प्रैक्टिकल होना भी बताती है आपको। कभी एस्ट्रोलॉजी में कहीं नहीं कहा जाता है कि आप घंटों घंटों पूजा करो, या आप यहाँ ना जाओ, वो ना करो, कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करती। हम इंसान खुद उसको नेगेटिव में लेके जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि भाई आपका एक्सीडेंट होना है, अब हम कहें ये तो अंधविश्वास है, भाई वो प्रैक्टिकल है। आंखें बंद करने से ये नहीं है कि हमें कोई और नहीं देख रहा है, तो आप अपनी आंखों को खोल के रखोगे तो एस्ट्रोलॉजी में जाओ, नहीं खोल के रखनी तो ज़िंदगी तो चली रही है सबकी। ऑनलाइन हमारी टैरो रीडिंग और ये सब जो चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी चल रही है, इससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? और क्या मतलब ये ज़रूरी है कि लोग जब ये समझ लेते हैं किसी से भी, आजकल मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, बहुत कुछ वेबसाइट्स चल रही हैं, और वो पर आवर के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं लोगों को। तो लोग बहुत क्यूरियोसिटी से उसके अंदर जाते हैं, और जिस तरह की वो चीज़ें बोलते हैं, उनका जो सुनने वाला है या जिसने उनको हायर किया है वो तो टोटल प्रोफेशनल है। उसमें कई ऐसा भी होता है, एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो इसका लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया ऑनलाइन, अब उसमें रीज़न क्या है कि लोगों के अंदर हेजिटेशन है, उनके बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो कई लोग अपने फेस को भी नहीं आने देते, जिससे वो ऑनलाइन रीडिंग पे जा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन रीडिंग कभी भी नहीं करानी चाहिए अपने भाग्य को लेके। आप पर्सनली किसी के संपर्क में हो जिसको आप समझते हो, क्योंकि सारा ये बिलीफ सिस्टम पे चलता है। एक ऑनलाइन पे आपने ऐप में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, वहाँ से XYZ कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके सामने आता है जिसको आप जानते ही नहीं हो, ना उसको आपके लाइफ के बारे में कुछ पता है, ना आपको उसके बारे में पता है। वो आपकी रीडिंग उस लेवल पे कभी कर ही नहीं पाएगा जिस लेवल पे आप चाहते हो। वो एक प्रोफेशनल के हिसाब से लेगा, जो मिनटों का चार्ज होगा, और उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी कोई कंफर्म नहीं होगा। या तो आप बहुत डर जाओगे या बहुत खुश हो जाओगे, दोनों ही केस गड़बड़ है, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर आप पर्सनली किसी के संपर्क में चल रहे हो तो वो आपको हर तरह से गाइड करता हुआ आगे तक लेके जाएगा। तो आपको लगता है कि जब हम किसी से ज्योतिषाचार्य से, किसी आचार्य से, पंडित शास्त्री जी से मिलते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, तो आपका उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होना चाहिए, वो आपकी लाइफ को समझते हो, जानते हो? भगवान इस धरती पे नहीं आएगा, गुरु को हमने भगवान का दर्जा दिया है, बचपन से भी हमें सिखाया जाए। तो गुरु बिना ज्ञान के नहीं मनाना चाहिए। जब तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको ऐसे गुरु के पास कभी मत जाओ। और जो हम अपने भाग्य को दिखा रहे हो वो भी एक बड़े गुरु के समक्ष है, तो आप उनको जानते नहीं तो उनको कैसे अपना भाग्य दिखा रहे हो आप? तो आप हमेशा उसके संपर्क में आओ जिस पे आपका बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बिलीव के बाद ही आपकी लाइफ में वो चेंज ला सकता है, नहीं तो वो भी कुछ चेंज नहीं ला सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो किसी को फीवर हो जाए, तो आपका भी कोई फैमिली डॉक्टर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उस डॉक्टर पे जाओ तो आपका बिलीव नहीं होगा, तो आपका फीवर प्लस ही मिलेगा। और जहां आप अपने बिलीव वाले डॉक्टर पे जाओगे तो आप देखना घर पे आपका फीवर कुछ होगा और वहां जाके फीवर डाउन हो जाए, क्योंकि आपके अंदर की जो इंटेंसिटी वो प्लस हो गई कि अब तो मैं वहाँ ठीक होऊंगा। सेम ऐसे एस्ट्रोलॉजर का, किसी भी गुरु का है कि जहाँ हमारा बिलीव सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है तो वहाँ हमें रिजल्ट अच्छे। बेसिकली जो खेल है वो सारा फेथ का है। फेथ का है, विदाउट फेथ कुछ भी नहीं है। और जब एस्ट्रोलॉजर या कोई भी हमारे जो आचार्य गुरु हैं, वो उनको हम बहुत सालों से जानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होते हैं और समझते होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें गाइड करते हैं? और जो जैसे आपने कहा कि वो नेगेटिव
के अंदर जो पॉजिटिव होता है वो हमें बेसिकली वो मोटिवेशन का काम करते हैं। देखो भगवान ने इंसान को परफेक्ट बनाया, उसके अंदर सारे चक्र हैं। जैसे 7 चक्रास वाली बात करें तो इंसान अपने आप को खुद हील कर लेता है। जब इंसान अपने आप को हील नहीं कर पाता तब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी का मून वीक होगा तो वो सेल्फ रीडिंग या हीलिंग नहीं कर सकता, तो उसे किसी के संपर्क में आना पड़ेगा। आज के युग में भी 70% लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते। 30% लोग हैं जिनके प्लेनेट कहीं ना कहीं वीक है, वही एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करते। होता सबके ऊपर असर है, बट बिलीव सिस्टम का सारा रोल है। और ऐसे गुरु है, बहुत लोगों ने गुरु बना रखे, बहुत लोगों ने नहीं बना रखे, लेकिन जिन्होंने गुरु बना रखे वो गुरु के आदेश पे सारा काम कर रहे हैं। तो लाइफ में सबके आता है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ या किसी गुरु को मनाओ, लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आपको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हो तो वो गाइडेंस है, वो सेम फील्ड है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर सबके पास है लेकिन रोज़ तो नहीं जाते ना। जब आप वीक पड़ोगे किस पॉइंट पर, तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम वर्क करेगा आपकी लाइफ में, नहीं तो आपको किसी की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं। अच्छा, एक चीज़ मेरे थोड़ा सा फ़नी मेरे माइंड में आ रही है। जैसे हम कई बार रोड पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, को तोते वाले बैठे होते थे, है ना, वो बोलते हैं कि आप इस कार्ड उठाओ और आप देखो। तो कहीं ना कहीं ये कई लोगों का तुक्का बैठ जाता है कि वो ठीक होता है, बट वो इतने कुछ ही लिमिटेड कार्ड्स रखे होते हैं, हर कोई आके वही कार्ड उठाता है और उन्हीं में से कुछ लोगों का। तो ये क्या सिस्टम है, किस तरह से ये लोगों के ऊपर काम करता है? हमारे प्लेनेट 9 है, 9 अगर हमारे प्लेनेट ही 9 है तो 9 प्लेनेट ही यूनिवर्स पे वर्क कर रहे हैं, तो 9 ही मेरे पे वर्क करते, 9 ही आप पर वर्क करते। अब तोते की बात करें तो तोते को एस्ट्रोलॉजी में एक पक्षी बोला गया है। पक्षी है वो हमारा मरकरी है, बुध है। बुध का काम ही बोलने का होता है। अच्छा। हाँ, तो हमेशा पक्षी ही मिलेगा आपको बोलने वाला, चाहे तोता रख लो चाहे कुछ भी रख लो। अच्छा। तो अब तोते ने एक उठाया, तो विच मीन्स एक मरकरी ने एक पत्ता उठाया, तो वो आप पर 99% इसलिए फिट होगा क्योंकि ये दुनिया ही बोलने के ऊपर चल रही है। सारी की सारी, अगर हम कलयुग की बात करें या हम ये 20वीं सदी की बात करें, तो सारी की सारी कम्युनिकेशन का, ये सारा जुबान का ही खेल चल रहा है। तो तोता जब पत्ता निकालता है तो उन 9 ग्रहों में से जिसको निकालेगा, और आप वो सुनने के लिए उस समय वही बैठे होंगे क्योंकि आपके थॉट को क्रिएट कर रहा है। बुद्ध बहुत तेज होता है, आपकी बुद्धि वाणी को उसी समय समझ सकता है कि आप क्या चाहते हैं। तो तोते की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, या पक्षियों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। बट वो जो कार्ड्स होते हैं वो 9 प्लैनेट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, और जो 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही चल रही है, 9 से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए, और एक चीज़ और मेरे दिमाग में थी कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो डर का खेल है। जो लोग डरते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा जाते हैं, और ये एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो डरा कर लोगों को जो है वो उससे बिजनेस करते हैं। जो भी देखो, मैंने बताया ना कि डर का खेल नहीं है, सिर्फ ये आपकी सपोर्ट का खेल है। मैंने अभी आपको यही बताया कि 70% लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, जिनके मंगल स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, क्योंकि उनको एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल रही है। मंगल बल का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, जिसकी आत्मा स्ट्रांग है उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ उसकी कुंडली में कोई नीच ग्रह बैठे होंगे या कोई ऐसा कंजक्शन बैठा होगा जहाँ चंद्रमा वीक पड़ रहा होगा, तो उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत होगी। अब सपोर्ट एक नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता है, जब तक वो उसकी स्थिति को नहीं समझेगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास वो स्थिति होती है कि वो उसकी कुंडली को पूरा समझ सकता है और उसको गाइड कर सकता है। तो मैंने कहा ना, हर नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव होता है। अब डिपेंड करता है आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास बैठे हो या किस गुरु के पास बैठे हो, जो आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। और कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर इनके पास इतनी पावर होती तो अपनी लाइफ चेंज ना कर लेते। इन्होंने खुद तो चेंज नहीं की और ये लोगों को गाइड कर रहे हैं। इस पर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसी ने कहा मेरे पास ऑफिस पे आया कि पंडित जी आप मेरे कुंडली के उपाय करके मुझे राजा बना दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा 10 लाख से अगर राजा बनता तो भाई मैं भी बन जाता। योग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो 10 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही राजा हो। और योग नहीं है तो आप 10 करोड़ भी खर्च कर दोगे, राजा नहीं बन पाओगे। तो आपकी कुंडली में योग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो योग है तो आप अपने जीवन में जरूर सक्सेस मिलोगे। देखो हमारी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बर्थ बहुत गरीब स्थिति में हो और आज कहाँ से कहाँ, तो राजयोग है। हम भी किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जीरो से जिन्होंने टॉप तक करा है, तो राजयोग का खेल है। अगर आपकी लाइफ में वो है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर देगा कि आपका वक्त कम हो और आप एकदम उस सक्सेस तक पहुँच जाओ, लेकिन आपके राजयोग को कोई गाइड नहीं कर सकता। अच्छा, और अगर आपके किस्मत में राजयोग नहीं है तो आप कोई भी उपाय जाओ, कुछ नहीं हो सकता, कोई भी। हाँ, मैं अभी पीछे हम एक पॉलिटिक्स का कुछ पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि कोई XYZ हमारे बहुत बड़े नेता थे कि वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने ही वाले थे। तो मैं बुक में कहीं मेंशन था, तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपकी किस्मत में राजयोग नहीं है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, तो फिर एटलीस्ट वो प्रधानमंत्री नहीं बने।
तो मैं जब पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं जहाँ बहुत हाई लेवल पे जाके भी लोग इस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ वो वहाँ उस बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंच गए और फिर भी वो चीज़ उन्हें नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा भी देखा है कि बाहर का वीज़ा की तैयारी हो रही थी, बच्चे ने कॉकटेल पार्टी कर ली, बाहर जाने के लिए बैग पैक हो गया, अगले दिन पता चला वीज़ा ही नहीं आया, वो रह गया। ऐसे भी योग होते हैं कि सारा सिस्टम आपका सेट है, आपको पता है मैंने बाहर जाना है, लेकिन अगर योग नहीं है तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी, वहाँ फंस जाओगे, आप नहीं जा पाओगे। तो हर चीज़ हमारी कुंडली के ऊपर आधारित है, सिर्फ उसको रीड करने वाला अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है सूरज जी, वो हमारी यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर है। यंग जनरेशन जो है इसको रिलाई भी कर रही है, सर्च भी कर रही है, रीड भी कर रही है, पढ़ भी रही है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर बन भी रहे हैं। मैंने देखा कॉलेज में भी, मतलब एजुकेशन फील्ड में होने की वजह से, कि बच्चे कॉलेज में भी एक दूसरे को बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका इतना क्रेज़ का रीज़न क्या है? देखो अभी इसका हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, दोबारा कर लेते। रीज़न क्या है कि देखो ये चंद्रमा की चल रहा है, समय युग चल रहा है। चंद्रमा का क्यों चला है? क्योंकि 20वीं सदी में हम यहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है 2000 वाले। तो जितनी भी नई जनरेशन है 2000 बाद के जो भी बच्चे, उनका इसमें ध्यान इसलिए जाएगा क्योंकि चंद्रमा से डिनोट है। अगर हम पिछली सदी की बात करें, वो मंगल की थी, मंगल मेहनत पे बिलीव करते थे। आज के बच्चे मेहनत पे बिलीव नहीं करते, ये सिर्फ दिमाग पे बिलीव करते। इनको चटपट चाहिए कि फटाफट ऑनलाइन बजाए वो कोई भी काम हो जाए। बिजनेस भी अगर ये बच्चे ढूंढेंगे तो ऑनलाइन वाला ढूंढेंगे जिसमें मेहनत वाला कोई काम ना हो। और एस्ट्रोलॉजी उनको एक सबसे ईजी प्लेटफॉर्म लगता है कि भाई इससे हम अपने भाग्य में कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन उनका चंचल है। अब जहाँ चंद्रमा आ जाएगा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो एस्ट्रोलॉजी में जाने के लिए मेन जो रोल है वो अदा करती है। तो इसलिए आज का युग का बच्चा, चंद्रमा वाला बच्चा जो भी होगा, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा। हाँ, और वो फिर वो आगे वो जो उनकी क्यूरियोसिटी है या उनकी जो नॉलेज है वो उसको एक्सपेक्ट अगले करते 5 हैं। साल में आप देखोगे कि हर घर में एक सेल्फ रीडिंग करने वाला बच्चा आ चुका होगा। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उनकी कुंडली बना रहे होते, उससे पहले वो कहते पंडित जी नहीं हमारा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। न्यूमरोलॉजी करने लगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी 1 वीक का कोर्स है, लोग बाग ऑनलाइन सीख लेते अपने आप करते। अब देखो उसमें परफेक्शन कितनी आती है वो अलग बात है, लेकिन हाँ हफ्ते भर में वो इतना सीख जाते कि हमारा लोशो चार्ट कैसे बनेगा। एक न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड होती है। हाँ, तो मतलब वो आधा अधूरा ज्ञान सबके पास आ ही जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उनको लगता है कि हमें अब नॉलेज आ गई, अब किसी आचार्य की, किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को सूडो साइंस मानते हैं, तो क्या ये सूडो साइंस है या हम इसको एक्चुअली में जो इसको डिफाइन कर सकते हैं एक अलग तरह से? देखो जो एस्ट्रोलॉजी है सूडो साइंस नहीं कह सकते हम इसको, ये प्रॉपर वैदिक वेस पर ही चलती है। और इसकी उत्पत्ति भी लक्ष्मी जी के श्राप के कारण हुई थी। हाँ, रीज़न क्या था, एक बार भृगु ऋषि थे, तो भृगु ऋषि भगवान नारायण के पास पहुँच गए उनके मिलने के लिए, लेकिन उस समय नारायण भगवान विश्राम अवस्था में थे, तो उनको वहाँ रोक दिया गया। अब वो भृगु ऋषि थे तो उन्हें क्रोध आ गया, वो सीधा गए और भगवान नारायण की छाती पर उन्होंने पैर रख दिया। इतने में लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आज से आप दरिद्र ब्राह्मण रहोगे। हाँ, तब उसके श्राप को काटने के लिए भृगु ऋषि ने कहा कि देवी मैं आपके श्राप को तो नहीं काट सकता, लेकिन मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि ना चाहते हुए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो आप हमेशा देखोगे कहीं ना कहीं ब्राह्मण दरिद्री काउंट होगा। एस्ट्रोलॉजर उस फॉर्म में नहीं आते हैं, बट जितने भी पूजा वक्त करने वाले होते हैं उनको दरिद्र ब्राह्मण में ही काउंट किया जाता है कि उनको घर घर जाके वो काम करना पड़ता है। तो उसके बाद ही हमारी ज्योतिष की रचना हुई थी कि ना चाहते हुए फिर भी भिक्षा में लक्ष्मी को उनके पास जाना पड़ता है। तो जो सूडो साइंस जो लोग इनको मानते हैं उनको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है बेसिकली, कि ये उनका एक विचार है जो कि मिथ्या है और इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं सूरज जी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक मानते हैं। तो जो सकारात्मक है, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, वो ये है कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है, और जो नेगेटिव है वो तंत्र मंत्र है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए या नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, या ये दोनों ही लाइफ में इक्वली वर्क करती हैं? ये दोनों का क्या डिफरेंस है और किस तरह से काम करती हैं? देखो जैसे कि हम कलयुग में जी रहे हैं, अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। ऐसे एस्ट्रोलॉजी का भी हो गया, एक जैसे सूर्य उदय होता है वो मॉर्निंग है और चंद्रमा आता है वो रात का है, तो सेम ऐसे एस्ट्रोलॉजी है कि इसमें एक वैदिक है एक तांत्रिक है। डिपेंड करता है कि देखो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वैदिक की चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि तो हम कलयुग में जीने, और
जो नेगेटिव है या तामसिक चीज़ें हैं, जो तंत्र की बात करें, तंत्र भी 2 तरह का होता है, लोगों को पता ही नहीं है। एक वैदिक तंत्र होता है, एक तामसिक तंत्र होता है। हाँ, वैदिक तंत्र में आप छोटे छोटे टोटके करते हो, जो हम कहते हैं ना दादी माँ के टोटके। हाँ, तो दादी माँ के टोटके वैदिक तंत्र है, और जो तामसिक तंत्र है जिसमें बलियाँ दी जाती हैं। तो मैं बलियों को प्रावधान नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अगर हम वैदिक तंत्र के जो टोटके हैं उनको करके अपनी लाइफ में चेंज जरूर ला सकते हैं। तो जो लोग नेगेटिव या तामसिक, वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्र में तामसिक को अच्छा ही नहीं माना जाता, बट जो लोग तामसिक विधि से जो अपना कार्य सिद्ध करते हैं, तो क्या उससे लोगों को कुछ नुकसान पहुंचता है, दूसरे लोगों को? बिल्कुल नुकसान पहुंचता है। देखो, एनर्जी वर्क करती है। अगर आप किसी की बलि दे रहे हो तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कहीं ना कहीं तो वर्क करेगी, और जिसके लिए एक बलि दी जाएगी उस पर भी उसका असर आएगा, लेकिन जो करने वाला होगा उसके जीवन पर भी असर आएगा। तो आप हमेशा देखोगे जितने भी अघोरी हैं, जितने भी तंत्र वाले हैं, वो सामाजिक लोगों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके साथ एनर्जी ही इतनी नेगेटिव होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं शमशान घाट में या एकांतवास में या जंगलों में ही रहना पड़ता है। हम जैसे लोगों के बीच में तामसिक वाला जो प्रॉपर एक बलि वाला इंसान होगा, तंत्रिक होगा, वो नहीं रह सकता। तो आपको लगता है कि आज के युग में भी लोग बलि देते हैं? हाँ, आज भी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रॉपर बलि चलती है, जो छोटी छोटी बलियों से शुरू होती हैं, बड़ी बड़ी बलियों तक जाती हैं। अच्छा। हाँ। और जो लोग ऐसा तंत्र मंत्र जो भी ये करवाते हैं, ज्योतिषी, हम इसको ज्योतिष तो नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल अलग विधा एक पार्ट है, तो जो लोग करवाते हैं, आपको लगता है कि जब वो अपने अच्छे के लिए किसी का बुरा कर रहे हैं, तो क्या उस जो दूसरे का बुरा करते हैं उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में नहीं आता होगा? उनका इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो कब आएगा इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अब जैसे हमारे देवी देवता भी ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बलि चलती है। आप दिल्ली के कालका जी पे चले जाओ, वहाँ पर भी बलि चलती है। बगलामुखी देवी पे चले जाओ, वहाँ बलि चलती है। बलि किस चीज की चलती है? मैं तो कभी नहीं सुना। बकरे के बच्चे की चलती है, बाहर रखे हुए हैं, आप जाओ। तो उसका क्या करते हैं हिंदू? देखो, लोगों के ना मिथ्या है। लोग जैसे हम कल्चर वाले होते हैं ना, अगर हमारे पास से कल्चर चलता आ रहा है तो लोगों ने देखा है कि भाई बलि चलने से देवी खुश होती है। देवी कभी खुश नहीं होती है, लेकिन जो लोगों ने सोच बना रखी है भेड़ चाल वाली, वो आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जो मैंने पढ़ा और समझा वो ये है कि वैष्णो देवी पर पहले जब वो बलि चढ़ती थी तो उसकी जगह फिर नारियल फोड़ने की वो परंपरा आ गई कि आप वो भी बलि है, नारियल फोड़। देखो, अब अगर आपने महाकाल का नाम सुना है, महाकाल गए हो आप, तो वहाँ पर पहले चिता की भस्म चढ़ती थी, अघोरी आते थे। अब उधर भी गोबर के उपलों का कर दिया गया है, और उस समय फीमेल्स को अलाउ नहीं था, अब फीमेल्स भी जा सकती हैं। तो धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की सोच को कभी चेंज नहीं कर सकते, जो आज भी अघोर पंथ में चल रहे हैं, जिनका काम ही बलि देने का है, जो नेगेटिव चीज़ों को करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव जीवन में कभी किसी के नहीं कर सकते। तो अगर कोई इंसान किसी को अप्रोच करता है, किसी से मिलता है, इस तरह के किसी इंसान से मिलता है अपना अच्छा करने के लिए, सपोज मैं अपना अच्छा करने के लिए आपका खराब कर दूं, तो आज तो मेरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट की उसका आप मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा, ये लोग नहीं सोचते, या इस फैमिली पर आएगा। देखो, मेरे कर्मों का फल मुझे मेरे बच्चों को देखना पड़ेगा, तो उसका अगर कुछ परिवार होगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो दोष कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ऋण लगते हैं, तो हमारी कुंडली में 12 तरह के ऋण होते हैं, तो उन्हीं में ऐसा भी ऋण आता है कि जो हमारे जीवन में हमें बहुत दुख देता है और हमारी 7 पीढ़ियों तक चलता है, अगर हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या नेगेटिव चीज़ों के द्वारा उस क्रिया को करवाते हैं, तो हमारे जीवन में उस चीज़ का बहुत ही गलत इम्पैक्ट आता है। तो आपको लगता है कि जो लोग हैं, जो जिस तरह से आजकल एस्ट्रोलॉजी में और इन चीज़ों में बहुत पॉडकास्ट पे मिल जाएंगे, बलि देने वाले भी बहुत हैं, किसी का फिर नाम नहीं ले रहे हम, लेकिन उनको भी वो बहुत एक्टिव कर रहे हैं कि भाई इस तरह से बलि दे के हम ये काम कर सकते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए जीवन में कभी भी बलि वाला काम। किसी को मार कर अपना फायदा करें, नहीं, किसी की हत्या करें, हाँ। तो आप खुश नहीं रह सकते मेरे ख्याल से, और उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा जीवन में। तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, न्यूमरोलॉजी हो गई, रेकी हो गई, अलग तरह की हीलिंग, टैरो कार्ड हो गई, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, ये सब का जो शुरुआत या बेस है या जड़ है वो एक ही है, या ये अलग अलग क्षेत्र है? सारी इंडिपेंडेंट है। अब जैसे आप मेडिकल लाइन में चले जाओ, आप MBBS करके एक फिजिशियन बन सकते हो, लेकिन अगर आपने उसमें स्पेशल कुछ करना है तो अलग अलग कोर्स करने पड़ते हैं आपको। तो सेम एस्ट्रोलॉजी है, आप एस्ट्रोलॉजर बन के आप ग्रहों को पहचानने लग गए, अब उन ग्रहों को किस विद्या से सीखना चाहते हो, फिर वो उसमें ब्रांचेज है। कुछ लोग टैरो कराना चाहते हैं, जिसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं, कि टैरो रीडर के पास गए, उसने आपके लिए कार्ड स्वैप करे और आपने कुछ प्रश्न क्लियर कर ली। न्यूमरोलॉजी है कि आपके जीवन में अंकों के से हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रह बदल नहीं सकते, लेकिन अंकों के द्वारा हम अपने जीवन में कुछ चेंज ला सकते हैं। रेकी का आता है कि अब हमने 7 चक्रास को एक्टिव कर लें,
अगर किसी इंसान के 7 चक्र प्रॉपर वर्क करते हैं तो अपने भूत भविष्य वर्तमान को खुद बदल सकता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी इतनी आ जाएगी कि वो कुछ भी अपने हाथों से कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि एक कुब्जा होती थी, कुब्जा लेडी थी, जिसको उन्होंने अपने हाथ से ही स्ट्रेट कर दिया था। उनके हाथ में रेकी की पावर थी कि वो मिरेकल कर सकते थे, क्योंकि आपके चक्र हो गए ना, तो अब आपकी थर्ड आई ओपन हो गई। तो हर इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि कलयुग के अंदर खान पान रहन सहन बहुत अलग है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान चाहिए। सीखने को तो देखो रेकी भी 2 दिन में सीखी जाती है, बट उसको एक्टिव करने में सालों लग जाते हैं। और आपके प्रॉपर नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस सोच के इंसान हो, तभी वो एनर्जी आपकी बॉडी में वर्क करेगी। सेम तंत्र है, देखो तंत्र भी वहीं से आया, रावण था। अब रावण को विद्वान भी बहुत कहते हैं, लेकिन वो तामसिक भी था पूरा, क्योंकि राक्षस गण थे उसके अंदर। तो जो तंत्र हमारा कनेक्ट है वो राक्षस गण से कनेक्ट है। और जो एस्ट्रोलॉजी है ये देवगण से कनेक्टेड है। कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह के एनर्जी से, रेकी से या टैरो कार्ड से किसी भी तरह से जुड़े होते हैं, जब वो लोगों के साथ कुछ काम करते हैं, लोगों की एनर्जीज उनको भी हिट करती हैं, तो क्या 100% करती है। उनकी लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट होता है? उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव आता है। देखो कोई भी अगर आप हीलर हो, कोई भी आप अगर एस्ट्रोलॉजर बनते हो, तो आप तभी बनो जब आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, एक सर्जन भी देखो तभी बन सकता है ना जो किसी की बॉडी को कट मार सकता है। 2 तरह के सर्जन होते हैं, एक मर्डर करने वाला होता है जो किसी को भी चाकू मार सकता है, उसका भी बहुत स्ट्रांग होता है। एक डॉक्टर होता है जो उसको कट करके भी उसका जीवन बचा सकता है। अगर आप बीच वाले हो तो आप अच्छे सर्जन नहीं बन पाओगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाओगे, क्योंकि दूसरे की एनर्जी आप अपने पास लाओगे, आप बीमार हो जाओगे। रेकी के में तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का आता है कि अगर आप अच्छे हीलर बनना चाहते हो जीवन में, तो आपकी एनर्जी खुद की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका खुद का एक कवच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी एनर्जी आपको हिट ना कर सके, क्योंकि आप जब इस लाइन में आते हो तो अच्छी बुरी एनर्जी आपसे टच होती है। हाँ बिल्कुल, और आपकी फैमिली, आपकी सबके ऊपर असर सबके ऊपर वो असर आता है। तो हम अगर जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता था, अगर हम किसी की फोरहेड पे अगर कांस्टेंट देखना शुरू कर दे तो एक लेयर बनती है बॉडी के साथ, जिसको हम ऑरा कहते हैं। अगर आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो उस लेयर को कोई क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। वो नॉर्मल इंसान की 14 फीट की होनी चाहिए, 14 फीट तक कोई एनर्जी टच नहीं होगी आपको। अगर आप अंदर से वीक हो तो आपकी 1 फीट की भी नहीं होगी, फिर कोई भी चीज़ एनर्जी आपको टच कर जाएगी। जैसे कहते हैं ना लोग कि आप चौराहे से गए, हमें कुछ नज़र लग गई, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग बंदा वहाँ से कुछ भी जाएगा, वहाँ चौराहे पे खड़े होकर भी खा लेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये वीक बंदों के साथ ही होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी वीक है होती है, और वही लोग फिर इस तरह से भागते दौड़ते हाँ, तो ऐसे इंसान को एस्ट्रोलॉजर या हीलर नहीं बनना चाहिए जो वीक है। अच्छा, एक मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप इतने पॉपुलर हैं दिल्ली एनसीआर में, और आप बहुत से लोगों की हीलिंग करते हैं, उन लोगों की मतलब उनको पॉजिटिव जो है उनकी लाइफ में एक ऑरा क्रिएट करते हैं। कोई ऐसी एक लाइफ जिसको आपने टच किया और वो बिल्कुल चेंज हो गई उसकी लाइफ, आप जो शेयर करना चाहें? देखो वैसे शेयर नहीं करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन ऐसे बहुत केस हैं जिनकी लाइफ में प्रॉपर नेगेटिव था और आज बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गया है। सिर्फ सारा खेल क्या है कि देखो जिसका आपने उपाय करा उसका आप पे बिलीफ सिस्टम कितना था, क्योंकि कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसका काम तभी असर देगा जब अगले इंसान का पूरा बिलीव आप पर हो कि आप उसने अपनी लाइफ पूरी आपके ऊपर छोड़ दी हो कि भाई आप इसको हैंड ओवर करो। अगर वो अपने आप में फिर भी सोचेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पंडित या कोई भी रेकी हीलर, तो उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। सारा सिस्टम बिलीफ सिस्टम का है। तो एस्ट्रोलॉजी 100% वर्क करती है। अगर अगला इंसान आप पर प्रॉपर फेथ करता है तो आपके जीवन में जरूर चेंज आएगा। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने देखा कि सूरज जी ने किस तरह से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए और हमें समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारे फेथ से जुड़ी हुई है, और जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, हमारे ग्रह हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, आने वाले समय में बदलाव कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे अगली बार आपसे और प्रश्नों के साथ मिले। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।